गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th क्लास में हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वाले में सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज लाइट, लाइट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ड्यूल नेचर, स्पीड ऑफ लाइट। ये सारे पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने 6th क्लास से 10th तक पढ़े हुए हैं। तो एक एक करके ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना मेन पॉइंट आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला पॉइंट आता है व्हाट इज लाइट। लाइट होती क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमारी आंखों के अंदर सेंसेशन पैदा करती है देखने की। द लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो हमें हमारी आंखों में देखने की सेंसेशन को पैदा करती है। इसके बाद आता है लाइट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल कोई भी लाइट है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये एक प्रैक्टिकल किया गया था छोटी क्लासों में। उसमें क्या था, हम कार्डबोर्ड ले लेते हैं, कार्डबोर्ड में सेम हाइट पर होल्ड कर लेते हैं, उन्हें एक ही लाइन में रख लेते हैं। जब एक कैंडल जलाई जाती है दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो वो कैंडल हमें दिखाई देती है, लेकिन अगर किसी एक कार्डबोर्ड को हम डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो कैंडल हमें नजर नहीं आती। इसका मतलब है लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में। ये एक एक्टिविटी की गई है लेजर की हेल्प से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, एक बार उसे देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में पास होती है। अगला पॉइंट ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है? ड्यूल नेचर का मतलब होता है लाइट के दो नेचर हैं। दो नेचर कौन कौन से? एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। तो फिलहाल आपको यही याद रखना है 10th लेवल तक कि दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। बाकी का डिटेल 12th क्लास में आगे आप पढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसे C से इंडिकेट किया जाता है। इसे क्या लिख सकते हैं हम? स्पीड ऑफ लाइट। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, कई जगह पर इसका यूज होता है, तो आपको ये वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट के बारे में अभी अभी बताया था आपको। लाइट एक तरह से एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमारी आंखों में देखने की सेंसेशन को जनरेट करती है। इसके बाद हमने पढ़ा था लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसके दो प्रैक्टिकल आपको बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का मतलब बताया आपको। लाइट का दो टाइप के नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, अभी अभी आपको बताया लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट की रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट अपना पाथ चेंज कर ले लेकिन मीडियम चेंज ना हो, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, उसे हमने बेंड करके दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे कैसे करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पे देखिए, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करना चाहते हैं। हमारे पास क्या है? एक ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जिसमें हम फेस देखते हैं। ये साइड से पॉलिश होता है, पीछे से, बैक से। ये लेजर है, तो यहाँ पे देखिए लेजर की लाइट है। अब एक बात बताइए, लेजर इस डायरेक्शन में हम डाल रहे हैं, मैंने इस पे लेजर को फोकस किया और लेजर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। दोबारा से देखिए, हमारे पास एक लेजर है, लेजर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन मैं इसे यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ, तो हमने क्या किया? एक मिरर लगाया और मिरर से हमने इसको डाइवर्स कर दिया। तो ये क्या है? हमने लाइट का पाथ चेंज कर दिया। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो पहला पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस टाइप से इसे ड्रा करेंगे, इसका पैटर्न कैसे बनेगा वो देखिए। अब
यहां पे देखिए पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द फिनोमेना ऑफ change the path of ray of light without change in medium is called reflection ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हुआ लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है लेकिन मीडियम चेंज नहीं करती। तो मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, वाटर एक अलग मीडियम है, एयर अलग मीडियम होता है, ग्लास अलग मीडियम होता है, तो ये मीडियम होते हैं। अभी मैंने आपको लाइट वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, एयर में मूव कर रही है लाइट। मैंने एक ग्लास की स्लैब आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाया या फिर मिरर लगाया और उससे लाइट को डाइवर्ज कर दिया। तो हमने क्या किया, लाइट एयर में जा रही थी और एयर में ही बेंड हो गई है, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसमें पॉइंट आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं उसे हम अब डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर लगा लीजिए, मिरर के पीछे पॉलिश होती है, तो हम इस टाइप से शेडेड लाइन बना देते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि मिरर को पीछे से पॉलिश किया गया है। एक तरह से पॉलिश सरफेस समझ लीजिए आप इसे। इसको इंडिकेट कर देते हैं एक्स वाई पॉइंट से। अब देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस टाइप से आई है, यहाँ पे हमने नॉर्मल क्रिएट कर दिया, इसे टकरा के रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में चले गई। तो यहाँ पर ये पॉइंट है O, ये है M, ये पॉइंट है A, ये है B। तो यहाँ पे पहले इनके पॉइंट का मतलब क्या क्या है वो देख लीजिए। एक्स वाई यहाँ पे होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। इसके बाद AO पॉइंट, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इंसिडेंट रे। इसके बाद OB कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद पॉइंट आता है MO क्या होता है? MO कहलाता है पॉइंट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसके बाद ये एंगल आता है, इसे बोला जाता है एंगल I। एंगल I इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल भी कहां पर? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये एंगल, ये वाला एंगल।
ये एंगल कहलाता है आर, एंगल आर, एंगल आर। एंगल आर क्या होता है? ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा से देखिए। ये वाला जो सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो रे आ रही है ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये वाली जो रे है ये है रिफ्लेक्टेड। अब हम बताने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल नहीं बोलना है, नॉर्मल तो हम यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे, लेकिन इस नॉर्मल का मतलब है ये नॉर्मल है जहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे all exist in same plane। सेम प्लेन में होने का मतलब है एक ही सरफेस में होना। तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, जिसका मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। दूसरा रूल क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन टू टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एक और नाम होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए एक एक करके हम इनमें पॉइंट बताने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस के टर्म में आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर के बारे में पूछा जाता है तो उसी के एक पर्टिकुलर पॉइंट लिख देना, वही टाइप हो जाएगा। तो पहले देखिए सबसे पहला पॉइंट, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये जो सरफेस होता है ये एकदम स्मूथ होता है। स्मूथ होने का मतलब है ये किसका बना होता है? ये सरफेस बना होता है
ग्लास टाइप का। तो इससे क्या होगा, ग्लास एकदम प्लेन होता है, तो उसमें क्या हुआ, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, आने वाली रे कैसे है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल ही होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो इस वाले पॉइंट में क्या होता है, इफ parallel ray of light incident at plane surface, प्लेन या स्मूथ कह सकते हो, सरफेस like glass, then reflected ray are also parallel। तो रिफ्लेक्ट होने वाली रे भी एक दूसरे के पैरेलल होती है। यहां पे देखिए पहला पॉइंट, ये जो सरफेस है ये प्लेन नहीं होता, ये रफ सरफेस होता है। ये सरफेस कैसा होता है, रफ, ये होता है रफ सरफेस। रफ सरफेस में जैसे वॉल लगा लीजिए, वॉल आपको सामने से प्लेन नजर आएगी, लेकिन पास जाके देखेंगे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर इसमें कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, आने वाली रे पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने वाली रे किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आने वाली रे पैरेलल है, लेकिन रफ सरफेस होने की वजह से वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहां पे देखिए, इफ पैरेलल ray of light incident on rough surface, then rough surface जैसे wall, then reflected ray reflect in all possible direction। तो रिफ्लेक्टेड रे हर किसी जो भी पॉसिबल डायरेक्शन होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग उस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे, यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, और यहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे। अब पॉइंट आता है यहां पे किस टाइप से फॉलो हो रहा है। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए रफ सरफेस ऐसे है, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी, नॉर्मल ये है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना एंगल बनेगा उस टाइप से रिफ्लेक्ट होगी। रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल इस टाइप से है, तो जो एंगल बनेगा उसके हिसाब से अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इस सरफेस के नेचर की वजह से आने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसमें चेंज हो जाता है। ये आने वाली रे तो पैरेलल ही होती है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग बनेगा, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा, जिससे कि रे ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारी डेली लाइफ में इस टाइप का रिफ्लेक्शन बहुत कम ऑब्जर्व होता है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारी डेली लाइफ में नॉर्मली हम देखते हैं। तो चीज़ों को जो हम देख पाते हैं वो कौन से रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। इन आवर डेली लाइफ रेगुलर रिफ्लेक्शन
डज नॉट टेक प्लेस। मतलब क्या है, डेली लाइफ में इस टाइप का रिफ्लेक्शन बहुत कम ऑब्जर्व होता है। तो हमारी डेली लाइफ में कौन सा रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन आवर डेली लाइफ diffuse reflection is take place. To see object, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम डेली लाइफ में कौन सा रिफ्लेक्शन यूज करते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत कम ऑब्जर्व होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें एक मेन पॉइंट जो सेकंड वाला पॉइंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केस में फॉलो होगा, ये वाला याद रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से केस में फॉलो होगा और किस में नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केस में फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर को बताने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। नॉर्मली बच्चे इस वाले टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक होता है मिरर और एक होता है लेंस। इनमें अंतर क्या है? लेंस में पॉलिश नहीं होता सरफेस नॉट पॉलिश, ये पॉलिश होता है, पॉलिश्ड। क्या मतलब हुआ? यहां पे देखिए, ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? ये एकदम प्लेन है आगे से सरफेस और पीछे इसके पॉलिश किया गया है सरफेस को। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या होगा? ये इस टाइप के मिरर होते हैं, इसमें इस साइड में पॉलिश है, यहाँ पे इस वाली साइड में पॉलिश है, आगे पॉलिश नहीं है। ये होते हैं लेंस। लेंस पे कोई भी पॉलिश नहीं होती, ये प्योर ग्लास के बने हुए हैं। तो देखिए, अब पहला पॉइंट, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मिरर है या लेंस है? तो आपको ये ध्यान रखना है, लेंस को तो पॉलिश किया जाता है सरफेस को, लेंस के अंदर पॉलिश सरफेस नहीं होता, मिरर के अंदर पॉलिश सरफेस होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कैसे हम दोनों पॉइंट को डिफरेंस करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेंस है या फिर मिरर है? मिरर में कोई भी एक साइड पॉलिश की गई होगी, जबकि लेंस में कोई भी साइड पॉलिश नहीं होती है। इस टाइप से हम देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लेंस है या मिरर है। अब पॉइंट आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर भी दो टाइप के होते हैं। मिरर दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, एक ग्लास का बॉल है, ग्लास की बॉल ले ली हमने इस टाइप से, ये एक ग्लास की बॉल हो गई। अगर इसको एक पर्टिकुलर साइड से कट कर दिया जाए तो ये जो पार्ट आएगा, ये जो सॉलिड लाइन का पार्ट आ रहा है, ये हो जाता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हुआ? इसकी स्टेटमेंट होती है, इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, it is the part of the sphere in which spherical mirror is cut off. Spherical mirror is cut out. ये उस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है जिसमें से स्फेरिकल मिरर को कट करके निकाला जाता है। तो ये पहले पूरा का पूरा एक बॉल थी ग्लास की, उसे इस टाइप से कट करके निकाल लिया गया है। तो ये क्या हो जाता है? ये एक स्फेरिकल मिरर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से?
एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो यहां पे देखिए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हुआ। ये एक स्फीयर है, हमने इतना इसमें से कट करके निकाल लिया, ये सॉलिड लाइन है, ये बता रहे हैं, इसे आउटर साइड से पॉलिश किया गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे क्या होगा, सेम यही डायग्राम, इतना यहां से कट करके निकाला गया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहां पर इनर पार्ट को पॉलिश किया गया। तो यहां पे देखिए अगर ये पॉलिश यहां से किया गया तो रिफ्लेक्ट कहां से करेगा, अंदर वाले पार्ट से। तो स्टेटमेंट क्या होगी, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस is towards center of curvature of spherical mirror। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है तो उसे क्या बोला जाता है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। ऐसे ही यहां पे इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस is away from center of curvature of a spherical mirror, center of curvature of spherical mirror, then it is called convex spherical mirror। अब ध्यान से देखना, एक स्फेरिकल मिरर है वो इस टाइप से है और इसे यहां से पॉलिश कर दिया गया है। सेंटर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, गोल ऐसे जा रहा है तो सेंटर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये वाला। अगर पॉलिश पीछे से यहां से किया गया है तो ये लाइट को आगे से रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पे देखिए ये वाला सरफेस है, ये मिरर है, ये इस टाइप से कर्व है, ये वाला पार्ट सेंटर वाला अंदर की तरफ है, ये यहां से आउट है, तो ये इस टाइप की शेप है। यहां से पॉलिश किया गया पीछे से, तो ये क्या होगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहां से, ये सामने से इस वाले पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कौन सा होगा, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर होगा। जरूरी नहीं है डायग्राम ऐसे बनाए, डायग्राम को इस टाइप से भी बनाया जा सकता है। तो अब ये बताइए ऐसे घूम रहा है तो इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। हमने ऐसे रख लिया इसे, अब ये ऐसे घूम रहा है, लेकिन पॉलिश कहाँ पर है, पॉलिश है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी टाइप से यहाँ पर, ये इस टाइप से है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, लेकिन इसमें पॉलिश यहाँ पर है। इस वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में पॉलिश है। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो मिरर है ये कॉन्वेक्स है। कैसे, इसमें
ये इस टाइप से रखा गया है, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है, ये इस टाइप से कर्व है, इसे पॉलिश किया गया है इस वाली डायरेक्शन में, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स। इस वाले केस में इसे ऐसे कर दिया, ये कर्व इस टाइप से है, यहाँ पर पॉलिश अंदर की तरफ से किया गया है, तो लाइट को कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, आगे से। तो कहने का मतलब कॉनकेव के केस में इन दोनों डायग्राम को यूज किया जा सकता है और कॉन्वेक्स में इन दोनों को। तो आपको सिंपल से ये ध्यान रखना है, सेंटर की तरफ अगर पॉलिश है तो वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। अगर सेंटर से दूर पॉलिश है तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। या तो पॉलिश के टाइप पे देख लो या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टाइप से देख लो, ये आपकी चॉइस है कि किस टाइप से आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें टॉपिक में इतना ही, ठीक है। ये हो गए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर।